हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 14 है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका हम रिमेनिंग पोर्शन करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। क्लियर है? चलिए, तो पिछले वीडियो तक हमने कुछ हाफ पोर्शन इसका कर लिया था। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्ल कल्चर। पर्ल मतलब होता है मोती। किस प्रकार से हम मोतियों को प्राप्त करते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों, मोती जो है वो एक जीव, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाइलम मोलुस्का को बिलोंग करता है। फाइलम मोलुस्का, तो इन्वर्टिब्रेट्स के जो 8 फाइलम उसमें से ये 7th नंबर का फाइलम है, फाइलम मोलुस्का। और इसके जो जीव हैं उनको कहते हैं पर्ल ऑयस्टर्स या फिर सिंपली ऑयस्टर्स। सो पर्ल्स मतलब मोती, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयस्टर्स दैट बिलोंग टू फाइलम मोलुस्का। तो मोलुस्का के जो जीव होते हैं सॉफ्ट बॉडी वाले जीव होते हैं, सब कुछ इनके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है और ये अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शेल बना लेते हैं, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बना लेते हैं और इसी शेल को हम बोलते हैं बच्चों मेंटल या फिर कारापेस। ठीक है, और इसी शेल के अंदर फिर क्या है, ये एक शाइनी सब्सटेंस, गाढ़ा लिक्विड सिक्रेट करते हैं जो कि सूखने के बाद में चमकदार मोती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो द ऑयस्टर्स फॉर्म अ हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कठोर खोल बना लेते हैं अपने चारों ओर और इस खोल को बोलते हैं मेंटल या फिर कारापेस। तो इससे अपने शरीर का जो उनका जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्शन देते हैं ताकि प्रेडेटर्स उसको खा ना जाए। इनसाइड द कारापेस, और इस खोल के अंदर क्या होता है, द ऑयस्टर्स सीक्रेट ए शाइनी लिक्विड। शाइनी लिक्विड की बूंद सीक्रेट करते हैं दैट सेट्स एंड हार्डन्स एज ए पर्ल, और वही फिर सूख करके हार्ड होकर के क्या है, मोती का रूप ले लेता है। ठीक है, पर्ल्स में भी व्हाइट, क्रीमी और पिंक इन कलर। ये 3 कलर्स में आता है पर्ल, या तो सफेद होगा या हल्का लाइट क्रीमिश कलर का होगा या फिर होगा वो पिंक कलर का। ये 3 ही कलर आते हैं बच्चों पर्ल के। ठीक है, एंड पर्ल कल्चर वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन जापान। सबसे पहले जो मोतियों का जो कल्चरिंग है, रियरिंग है, ऑयस्टर्स को पालना, पर्ल ऑब्टेन करने के लिए, पर्ल प्रोड्यूस करने के लिए, मोती प्रोड्यूस करने के लिए ये जापान ने स्टार्ट किया था और बाद में बाकी देशों ने जापान से सीखा। बच्चों, जो समुद्री पर्ल होते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मोती जितना ज्यादा गहराई में मिलता है उतना वैल्यूएबल होता है। तो ओशन जो होते हैं बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और ये बच्चों समुद्र के बेस पे मिलते हैं ऑयस्टर्स। ठीक है कि नहीं का? तो जो ओशियनिक ऑयस्टर्स होते हैं, जो महासागरों में जो ऑयस्टर्स पाए जाते हैं, वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके मोती भी बड़े मिलते हैं हमको। तो जो सबसे बड़े साइज के जो पर्ल होते हैं वो होते हैं लिंगा पर्ल। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियनिक ऑयस्टर्स एंड आर कंसीडर्ड बेस्ट। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के मोती माने जाते हैं लिंगा पर्ल। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ खूब मिलते हैं इनके समुद्रों में। ठीक है, पर्ल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉफ्ट वाटर शेल्स आर लेस वैल्यूएबल। और अगर मीठे पानी के सोर्सेज में, नदियों में, झीलों में, यहाँ से अगर हमको मोती मिल जाता है तो छोटे साइज के होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। तो ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, ज्यादा महंगे कौन से होते हैं, लिंगा पर्ल होते हैं। ओशियनिक ऑयस्टर से मिलते हैं हमको ये। ठीक है, समुद्री ऑयस्टर से मिलते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक, पर्ल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, ट्रेडिंग में काम आते हैं। तो कई प्रकार से इनका यूजेस होते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इनको, रिंग्स के अंदर इसको हम यूज करते हैं, रिंग का नगीना बनाया जा सकता है। नोज पिन में यूज करते हैं लेडीज इनको। इयरिंग्स में जो टॉप्स होते हैं, इयरिंग्स जो होते हैं उनके अंदर भी इनको यूज किया जाता है। नेकलेस वगैरह में इनको यूज किया जा सकता है। आजकल तो साड़ी में एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी इनको यूज करते हैं खूब ज्यादा। ठीक है, जो ओवरकोट होते हैं, शेरवानी होती है, उनके बटन के रूप में इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, 10 पर्ल्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू एज ज्वेल। तो एक सेमी प्रेशियस ज्वेल के रूप में पर्ल जो होता है वो काफी क्या है, कीमती समझे जाते हैं। ठीक है, कीमती है। लार्जर द पर्ल मोर इज इट्स वैल्यू। जितना साइज में पर्ल बड़ा होता है उतना ही उसकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। और बड़े के मामले में लिंगा पर्ल सबसे बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ओशियन पर्ल्स आर लार्जर देन सॉफ्ट वाटर पर्ल्स। तो सॉफ्ट वाटर मतलब नदियों में जो पर्ल्स मिलते हैं उसके मुकाबले जो महासागरों में जो मोती मिलते हैं वो कहीं अधिक बड़े साइज के होते हैं और ज्यादा कीमती भी होते हैं। तो बच्चों, ये था पर्ल कल्चर शॉर्ट में। ज्यादातर इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि पर्ल कौन से जीव से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है। ठीक है कि नहीं क्या? और ये पर्ल कैसे बनते हैं, तो एक शाइनी लिक्विड के सिक्रीशन से बनते हैं जो कि बाद में हार्ड होके सेट होकर के शाइनी पर्ल बना देता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो पर्ल्स होते हैं वो लिंगा पर्ल होते हैं। जापान ने इनका कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट किया था, यूजेस इनके पता होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा बेटर कौन से माने जाते हैं, ओशन पर्ल्स बड़े साइज के होते हैं, ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्वालिटी वाइज, किसके मुकाबले, सॉफ्ट वाटर पर्ल्स के मुकाबले। चलिए अगला हम देखेंगे एपीकल्चर।
एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। और मधुमक्खी हम क्यों पालते हैं? उनसे कमर्शियली एक तो शहद प्राप्त करने के लिए और साथ में वैक्स भी मिल जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत यूजफुल चीजें। सो एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। कमर्शियल होता है लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे शहद का उत्पादन और उनसे मिलने वाले मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का जो पालन होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों एपीकल्चर। एपी इसलिए बोला क्योंकि मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है, जीनस नेम, वो है एपिस, ठीक है। तो इसकी 4 मेन वैरायटीज पाई जाती हैं, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरी, ठीक है। और इसमें से जो एपिस इंडिका ये इंडियन बी है, बहुत छोटे साइज की होती है, इसके झुंड को स्वार्म कहा जाता है, ये काफी छोटा झुंड है। मेलिफेरा इटालियन बी है, यूरोपियन बी, बड़े साइज की है ये खुद भी, और इनका स्वार्म भी, एक झुंड में करीब 10-10 हजार के करीब मक्खियां हो सकती हैं। डोरसाटा एवरेज साइज का इनका छत्ता होता है, फ्लोरी भी छोटा ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो एपीकल्चर समझ में आ गया, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। अच्छा, ये जो मक्खियां होती है बच्चों, ये इंसेक्ट कैटेगरी के जीव, और क्लास इंसेक्टा जो होता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का हिस्सा है, समझ में आ गया। और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, किसका? इन्वर्टिब्रेट्स का। और इसकी जो क्लास है इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास है। इंसेक्टा के जीव है क्या? एपिस या फिर मधुमक्खी, ठीक। चलिए, जो 4 वैरायटीज हमने देख ली कौन कौन सी है, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा एंड एपिस फ्लोरी। ओके, नाउ ये जो मधुमक्खियां हैं, दे सीक्रेट वैक्स फ्रॉम देयर एब्डोमिनल ग्लैंड्स। उनका जो एब्डोमेन होता है साइड में, वहां से वो क्या करती हैं? मोम सीक्रेट करते हैं। इसी मोम की मदद से वो अपना छत्ते का निर्माण करती हैं। अ ग्रुप ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड स्वार्म। और मधुमक्खी का जो समूह है, झुंड है, उसको स्वार्म कहा जाता है। जितना बड़ा स्वार्म होगा, उतना ही कामकाजी मक्खियां उसमें ज्यादा होंगी, उतना ही उसमें शहद बनेगा। तो बड़े बड़े छत्ते जो होते हैं, वो नॉर्मली अपिस मेलिफेरा बनाती है, इटालियन भी है ये, यूरोप की, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे मधुमक्खी जो होते हैं इंसेक्ट्स, ये बहुत ही हाईली स्किल्ड डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। मतलब इनके अंदर अलग अलग प्रकार की मक्खियां जो होती हैं, उनके जो काम होते हैं हाईली स्पेसिफिक होता है, कार्य का बंटवारा होता है उनके टाइप के ऊपर। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हनी बीज आर ऑफ 3 काइंड। तो 3 मेन प्रकार की मधुमक्खियां छत्ते में पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले वर्कर बी, ये सबसे अबंडेंट है, सबसे ज्यादा संख्या में वर्कर्स होते हैं। एक छत्ते में लगभग 95% जो मक्खियां होती हैं, वो होती हैं वर्कर बी। स्टेराइल फीमेल से, स्टेराइल मतलब होते हैं ये नॉन फर्टाइल है, ये अंडे नहीं दे सकती, ये और यंग वंस को जन्म नहीं दे सकती, समझ में आ गया। सो दे आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टेराइल फीमेल से बस इनका वर्क होता है सिर्फ काम करना, शहद कलेक्शन में इनका रोल होता है, छत्ते का निर्माण करना, ठीक है। तो स्टेराइल फीमेल्स हैविंग स्टिंग फॉर डिफेंस, और इनके एब्डोमेन के टिप पे एक डंक होता है, तो अपनी रक्षा के लिए इनके पास एक डंक होता है। डंक जो होता है, वो अगर किसी का खतरा इनको महसूस होता है, तो वो डंक मार देती है अपने एब्डोमिनल एंड से, ठीक है। और इनका बड़ा सारा एब्डोमेन होता है। तो बच्चों, जो भी इंसेक्ट होते हैं, उसको 3 मेन पार्ट्स में उसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारे ऑर्थ्रोपोडा में होता है हेड है, उसके बाद एक थोरैक्स है, और उसके बाद एब्डोमेन आ जाता है, समझा क्या। तो एब्डोमिनल रीजन जो होता है वो काफी बड़ा है साइज का। उसके बाद दे आर लार्ज इन नंबर एंड गो आउट ऑफ कोम फॉर कलेक्टिंग नेक्टर, समझ में आ गया। और सबसे बड़ी तादाद में ये होती है छत्ते के अंदर शहद कलेक्ट, सॉरी क्या, फूलों का रस, जिसको नेक्टार बोलते हैं, नेक्टार कलेक्ट करने के लिए छत्ते के बाहर ही भ्रमण करती है, ठीक है। तो ये था वर्कर बी के बारे में। उसके बाद होते हैं बच्चों ड्रोन। ये फर्टाइल मेल है, वो स्टेराइल थी, ये फर्टाइल है, ठीक है। और इनके अंदर डंक नहीं होता, डंक नहीं होता, खुद का डिफेंस नहीं कर सकते, तो ये छत्ते के बाहर नॉर्मली नहीं जाते हैं, ये छत्ते के अंदर ही रहते हैं। दे हैव बिग आईज, इनको पहचान सकते हैं, बड़े बड़े आईज से पहचान सकते हैं ड्रोन्स को, ठीक है। और छत्ते में ये 25-30 से ज्यादा नहीं होते, फ्यू इन नंबर। देयर वर्क इज टू टेक केयर ऑफ क्वीन, और इनका मेन काम क्या होता है? क्वीन का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना। फर्टिलाइजिंग द क्वीन, इनमें से कोई एक आधा ड्रोन जो होता है क्वीन को फर्टिलाइज करता है, उसको गैमेट्स डोनेट करता है, वो गैमेट्स फिर क्वीन जिंदगी भर यूज करती है अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए। फर्टिलाइज्ड अंडों से फिर आगे चल के क्या निकलते हैं? वर्कर बीज निकलते हैं, ठीक। चलिए, देन टेकिंग केयर ऑफ ब्रूड। ब्रूड होता है बच्चों एग चेम्बर जो होता है ना, जो छोटे अंडे होते हैं, अंडे से जब हैच होकर के लार्वा निकल जाते हैं, तो जो यंग वंस है, लार्वा है, उन लार्वा को भोजन भोजन खिलाना, ठीक है, उनका ध्यान रखना, साफ सफाई छत्ते की, ये सब काम किसका होता है? ड्रोन्स का होता है। एंड ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हनी, ठीक है। तो ब्रूड चेम्बर का ध्यान रखना, लार्वा, उनको समय पर भोजन खिलाना, और साथ में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हनी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हनी का मतलब होता है जो भी फूलों का रस कलेक्ट करके मधुमक्खियां लाती है, छत्ते में डिपॉजिट करती है, उसको बार बार हनी को अपने मुंह में ले जा करके और उसके सलाइवा के साथ मिक्सअप करके एंजाइम्स मिला करके उसको वापस उगल देना, इसको बोलते हैं रीगर्गरेशन। और उसके बाद में जब वापस डिपॉजिट हो जाता है, तो अपने पंखों से बार बार हिला हिला के हवा करके क्या,
उसको सुखाना, गाढ़ा करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ये काम होता है ड्रोन्स का। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा क्वीन बी। ये सबसे डोमिनेटिंग बी है छत्ते की, सबसे प्रभावशाली मक्खी है छत्ते की, साइज में सबसे बड़ी होती है, कंट्रोल्स एंड रूल्स द हाइव, और ये पूरा राज करती है छत्ते पे, सभी मक्खियों पे, समझ आ गया। फुल नियंत्रण में रखती है सारे वर्कर्स और ड्रोन्स को। लेज एग्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, और भविष्य की जनरेशन के लिए अंडे भी ये ले करती है। दो प्रकार के अंडे ले करती है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर्स निकलते हैं और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे निकलते हैं बच्चों ड्रोन। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो द क्वीन डोमिनेट्स ओवर द एंटायर हाइव, पूरे हाइव पे ये सबसे ज्यादा प्रभुत्व, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसेक्ट होती है, ठीक है। इट रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम वन ऑफ द ड्रोन्स ड्यूरिंग द नप्शियल फ्लाइट। तो जब भी इसको एग ले करने होते हैं, एग ले करने से पहले ये एक उड़ान पे जाती है ड्रोन्स के साथ में, और इस उड़ान को नप्शियल फ्लाइट बोलते हैं। इसी उड़ान के दौरान कोई एक आधा जो मेल मक्खी है ड्रोन, उसको स्पर्म्स डोनेट कर देता है। वो स्पर्म्स अपने एक पाउच में बॉडी में स्टोर करके रख लेती है, जीवन भर के लिए उनको सुरक्षित रख लेती है, ठीक है। तो जब एग ले करते हैं तो उनपे स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि वो एग्स कुछ फर्टिलाइज हो जाते हैं। द ड्रोन्स आर देन ड्राइवन आउट ऑफ द हाइव। इस नप्शियल फ्लाइट के बाद में ड्रोन्स का कोई ज्यादा काम रहता नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उनको छत्ते से भगा दिया जाता है। और क्वीन जो होती है फिर नए एग्स ले करती है, जिनसे कि दोबारा से यंग जनरेशन तैयार होगी। द क्वीन लेज टू काइंड्स ऑफ एग्स, दो प्रकार के एग्स। स्पर्म्स की मदद से अधिकतर अंडों को फर्टिलाइज कर लेती है, और जो फर्टिलाइज एग होते हैं बच्चों, उनसे वर्कर डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? वर्कर। और उन्हीं वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स सेलेक्टिवली क्वीन सेलेक्ट करती है उनको भविष्य की रानी बनाने के लिए, और बाकी जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें? ड्रोन्स में। अब ये वर्कर्स जो होते हैं बाकी तो ठीक है, वर्कर फीमेल है, तो क्वीन भी इन्हीं वर्कर के लार्वे में से कुछ 2-3 लार्वा सेलेक्टिवली चुनती है और उनको एक स्पेशल प्रकार का फूड खिलाती है जो कि कहलाता है रॉयल जेली। और इस रॉयल जेली में मक्खी जो होते हैं अपने बॉडी के कुछ हार्मोन्स मिक्सअप कर देती है, फेरोमोन जिसको बोलते हैं, और इसकी मदद से क्या होते हैं, ये जो 2-3 लार्वा होते हैं, फीमेल लार्वा वर्कर्स, ये तेजी से ग्रो करते हैं और वो भविष्य की रानियों में डेवलप हो जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं क्या? सो ये जो स्पेशल फूड है जो कि रानी मक्खी के द्वारा इन 2-3 सेलेक्टेड फीमेल लार्वा को खिलाया जाता है, ये रॉयल जेली कहलाता है, और इसके बल पे वो फ्यूचर क्वींस के रूप में डेवलप हो जाती है। और इन 2-3 फ्यूचर क्वींस में से जो सबसे शक्तिशाली होती है बाकी दोनों को मार देती है, और फिर ओल्ड जो क्वीन है, पुरानी जो मदर क्वीन है, उसको भी भगा देती है छत्ते से या मार डालती है, और पूरे छत्ते पे अपना एकाधिकार कर लेती है। तो ये पावर के लिए एक दूसरे की जान ले सकती है। द क्वीन सीक्रेट्स ए रॉयल जेली, समझ में आएगा? क्वीन एक रॉयल जेली सीक्रेट करती है, हनी को उसके साथ मिक्सअप करके ये कुछ सेलेक्टेड लार्वे को उस रॉयल जेली पे फीड करती है, ठीक है, उसको खिलाती है रॉयल जेली, विच डेवलप इनटू फ्यूचर क्वींस। और बाद में वो जो 2-3 फीमेल लार्वा थे वो फ्यूचर क्वींस में डेवलप हो जाते हैं, जिनको स्पेशल रॉयल जेली मिलेगी। बाकी वर्कर्स ही रह जाते हैं, तो वर्कर नॉन फर्टाइल होते हैं, जबकि क्वीन बीज फर्टाइल होती है। द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और वो भी जो 2-3 जो भी क्वीन बी के कंटेंडर्स हैं उनमें जो सबसे शक्तिशाली होती है वो बाकियों को मार देती है, वो कोई कंपटीशन नहीं चाहती, ठीक है। एंड kills the others, later drives away the older queen, और जो पुरानी जो मक्खी थी, रानी मक्खी जो थी ना बूढ़ी, उसको भी वो भगा देती है, और बाद में तसल्ली नहीं रहती उसको, तो छत्ते पे वो अपना एकाधिकार कर लेती है, छत्ते पे उसका राज हो जाता है। The workers collect nectar from the flowers, और जो वर्कर बीज होती है वो दूर दूर तक उड़ती हैं और वहां से फूलों का रस चूस करके अपने माउथ पार्ट्स में लेके आती है, एंड मिक्स इट विद देयर सलाइवा, अपने सलाइवा के साथ उसको मिक्स करती हैं, और मिक्स करने के बाद में उसको वापस छत्ते में आके उसको वॉमिट कर देती हैं। तो ये प्रक्रिया रीगर्गरेशन कहलाता है, और ये उनके हाइव में जमा हो जाता है। इट इज देन कॉन्सेंट्रेटेड एंड टर्न इनटू हनी, उसी को बाद में सुखाया जाता है, गाढ़ा किया जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से उनकी वॉमिट ही है ये हनी। हनी इज टेकन आउट ऑफ द हाइव यूजिंग ए हनी एक्सट्रैक्ट, एक मशीनरी आती है, जालीदार मशीनरी है, एक हैंडल होता है, गोल गोल हैंडल से घुमाते हैं तो अंदर वाला जालीदार ड्रम होता है, घूमता है, और उसके जाली में से हनी छन करके बाहर आ जाता है। तो बच्चों हनी का जो छत्ता होता है, छत्ते को हमको किसी कपड़े में लपेट करके दबा करके स्क्वीज करके हनी नहीं निकालना चाहिए, उसमें कई एग्स लार्वे हो सकते हैं, तो उसका भी कचूमर निकल करके सबका जूस आ जाएगा। तो नॉर्मली हनी को क्या है, बाहर निकालने के लिए छत्ते से हनी एक्सट्रैक्टर का यूज करना चाहिए, और उसी से प्रॉपर्ली उसको फिल्टर करना चाहिए, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद में इसमें कोई स्पेशल प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव है। एकमात्र ऐसा खाने योग्य भोजन पदार्थ जिसको हम हजारों सालों तक बिना बिगड़े रख सकते हैं। बच्चों रिकॉर्ड से कहते हैं कि हमको 7000 साल पुराने हनी के सैंपल्स मिले हैं ममीज के साथ में इजिप्ट में, 7000 ईयर्स ओल्ड हनी सैंपल्स, जो अभी भी बिल्कुल वैसा ही ताजा और सुरक्षित है, गाढ़ा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो लंबे समय तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। कल्चरिंग ऑफ हनी बीज
may also be done in artificial honeycombs। और हम आर्टिफिशियल क्या है, छत्ते, बड़े बड़े वुडन रैक्स रख करके उसके अंदर क्या होता है, हम जालीदार प्लेट्स जिसमें कि मधुमक्खी का मोम को कोट करके लगा सकते हैं, मधुमक्खी उस पर अपना छत्ता निर्माण कर लेती है और शहद जमा कर लेती है। ऐसे आर्टिफिशियल हाइव्स को, हनीकॉम्ब्स को हम क्या करते हैं, किसी फूलों की क्यारियों के आसपास रख देते हैं जहाँ पे कि खूब सारे फूल हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। उन्हीं फूलों से क्या होते हैं, मधुमक्खियां क्या करती हैं, अपना रस वगैरह चूसती हैं और खूब सारा हनी वहां जमा कर लेती है, वैक्स भी मिलता है हमको, हनी भी मिलता है। और अगर आसपास हमारे खेत हैं, फार्म लैंड्स हैं जहाँ पे की खेती हो रही है, तो मधुमक्खियां उन खेतों में विजिट करके वहाँ पे पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी फसल की प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? तो पास्चरेज का मतलब होता है बच्चों कि जिस जगह पे हमको मधुमक्खी पालन करना है उसके आसपास के क्षेत्र में, बहुत दूर नहीं, आसपास के क्षेत्रों में कई प्रकार के फूल, अलग अलग किस्मों के फूल लगाए, क्योंकि फूलों से ही उनको रस प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो उनके लिए भोजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, ये कहलाता है पास्चरेज। तो ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड पास्चरेज, इट इज नेसेसरी फॉर एपीकल्चर। अगर अलग अलग वेराइटीज के फ्लावर हम वहां लगाते हैं तो हनी जो होता है वो बहुत अच्छी वैरायटी का मिलता है, और एक आधे प्रकार के फूल लगाएंगे तो हनी की क्वालिटी थोड़ी कम आती है। जितना डार्क कलर हनी उतना ही ज्यादा बेटर माना जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ यूजेस। हनी जो होता है बच्चों एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है। कफ कोल्ड में इसको यूज किया जाता है। स्लिमर्स डाइट में बता चुका हूँ कि अगर हमको दुबला पतला होना है तो बेली फैट को कट डाउन करता है। ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको रोज सुबह ले सकते हैं, 1-2 चम्मच को। कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है, स्किन टोनर का काम करता है, सॉफ्ट सपल स्किन, स्किन लंबे समय तक यंग और झुर्री रहित रहती है। देन उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कफ कोल्ड की जो मेडिसिन होती है, खांसी की दवाइयाँ, उसमें अगर अक्सर ये यूज होता है, आपने दवाई का नाम भी सुना होगा, डाबर हनी टस, तो उसमें हनी का इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अलावा जो वैक्स है बच्चों हमारा मोम, उस मोम की मदद से हम शू पॉलिश बनाते हैं, लिपस्टिक्स बनाते हैं, फीमेल्स जो लेडीज यूज करती है, कैंडल मोम बनाया जाता है, मोमबत्ती, और कई प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है। इवन जो हमारी वैसलीन वगैरह बनती है या जो एडिया वगैरह फट जाती है ना, उसकी जो क्रीम्स वगैरह होती है उसमें भी ये मोम मोम यूज होता है मधुमक्खियों का। स्टिंग, जो डंक होता है बच्चों मधुमक्खी का, वो एसिडिक होता है, और इस डंक की मदद से स्नेक पॉइजन, कुछ प्रकार के जो सांप होते हैं उनके पॉइजन का एंटीडोट भी तैयार किया जाता है। जहर को जहर काटता है, तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उससे स्नेक पॉइजन का एंटीडोट भी तैयार किया जाता है। ये कुछ हमारे क्या यूजेस हो गए किसके, हनी के, वैक्स के, और उससे उसका जो स्टिंग है वो। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है लैक कल्चर। लैक को बच्चों हिंदी में कहते हैं लाख। ठीक है, आपने ये इसका वर्णन सुना होगा महाभारत काल में कि किस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर भस्म करने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था, लाख का भवन बनवाया था। ये आग पकड़ने वाला क्या है, मटेरियल है, इजीली क्या जलने लगता है। तो होता क्या हो देखते हैं। तो हिंदी में इसी को लाख बोलते हैं, संस्कृत में लाक्ष कहलाता है, और अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं लैक। ओके, चलिए तो लैक कैसे निकाला जाता है, एक इंसेक्ट से निकाला जाता है, और ये एक स्केल प्रजाति का इंसेक्ट है। एग्जैक्ट इंसेक्ट का नाम है लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का। तो ये इंसेक्ट्स जो बच्चे होते हैं लिम्बलेस लगते हैं। लिम्बलेस का मतलब होता है इनके कोई हाथ पैर लगते नहीं है, हमको चलता हुआ ये इंसेक्ट लगता नहीं है। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो ऊपरी जो टेंडर शूट होते हैं ना, जूसी शूट होते हैं, सॉफ्ट शूट्स होते हैं, उसके स्टेम पे ये चिपके पड़े रहते हैं चारों तरफ उसके। समझ में आ गया कि नहीं, खूब सारे, और दिखने में चलते फिरते लगते नहीं है, चिपके हुए लगते हैं वहां पे, बहुत बारीक 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 बारीक। जैसे आपने देखा होगा सरसों का प्लांट होता है, तो सरसों के ऊपर वो हरे 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 खूब सारे ऊपर कई बार वो इंसेक्ट चिपके पड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है कि नहीं का, तो इसी प्रकार से ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उसके जूसी सैप, जूसी पार्ट को सक करते हैं प्लांट्स के, और एक नहीं कई प्रकार के प्लांट्स पे पाए जा सकते हैं, बुशेस पे, झाड़ियों पे। ठीक है, सॉफ्ट जूसी ग्रोइंग पार्ट्स, ये जो टिप्स होते हैं प्लांट की, उस पे पाए जाते हैं। तो लैक, जिसको कि लाक्ष भी कहते हैं, इट इज ए स्लिक सेरम। सेरम होता है बहने वाला गाढ़ा लिक्विड, स्लिक होता है चिपचिपा। तो चिपचिपा ये बहने वाला लिक्विड जैसा है, विच इज सिक्रेटेड बाय स्केल इंसेक्ट स्पीसीज। स्केल प्रजाति का जो इंसेक्ट है उसके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, और एग्जैक्ट इंसेक्ट का नाम है साइंटिफिक लेसिफर लक्का, और यहीं से फिर लैक नाम आया। These insects suck the sap of several plants। कई प्लांट्स का जो सॉफ्ट जूसी पार्ट होते हैं, ऊपर के टिप्स जो होते हैं शूट के, उनके जूसेस को सक करते हैं, चूसते हैं ये, कई झाड़ियों के जूसेस को चूसते हैं, एंड सिक्रीट लैक एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग। और फिर क्या है, एक चिपचिपी प्रोटेक्टिव कोटिंग सिक्रीट करते चलते हैं जो कि पूरी टहनी को कवर कर लेती है। समझ में आ गया। तो लेसिफर लक्का ये जो इंसेक्ट है, इट लुक्स लाइक टाइनी स्पॉट्स ऑन प्लांट्स हैविंग नो लिम्स। तो छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक दाने से धब्बे से लगेंगे प्लांट के स्टेम जो होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है उसके ऊपर, और इनके कोई लिम्स, लेग्स नजर नहीं आते जिसके कारण वो चल पाते हो, तो बिल्कुल चिपके पड़े रहेंगे, एक ही जगह लगेंगे। ठीक है, दे आर कवर्ड विद स्लिक सेरम, और ये जो चिपचिपा लेप होता है ये इनके पूरे शरीर पे भी कोटेड रहता है।
चिपके रहते हैं वो इसी के कारण से। समटाइम्स दीज इंसेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड वी कैन सी ओनली रेजिन एक्सक्रीटेड बाय देम। कभी कभी तो ये इतने ज्यादा कोट हो जाते हैं खुद के द्वारा सीक्रेट किए गए स्लिक सेरम के कारण कि उनको पहचानना ही मुश्किल होता है, दिखते भी नहीं है वो, और पूरा वो कोटिंग में ही भरे पड़े रहते हैं, समझ में आ गया, उसके अंदर ही फंस भी जाते हैं। ठीक है, ये जो चिपचिपा लिक्विड सिक्रीट किया गया गाढ़ा गाढ़ा, इसी को रेजिन कहते हैं, इसी को लैक कहा जाता है बाद में। तो ये जो होता है पहले इम्प्योर फॉर्म में निकलता है। लैक स्केल्स आर मेन कैश क्रॉप्स इन बर्मा, इंडिया एंड थाईलैंड। तो बर्मा, इंडिया और थाईलैंड के जो जंगल है इसमें खूब जो आदिवासी प्रजातियां हैं ये लाख का खूब उत्पादन करती है, मेन कैश क्रॉप है। समझ में आ गया कि नहीं? साल में 2-3-4 बार ये लगातार साल भर इसका उत्पादन हो सकता है। कीड़े हमेशा पलते रहते हैं तो इनसे लगातार लाख उत्पादन जंगलों से होता रहता है। ठीक है, इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स लाख प्रोडक्शन। और अकेले भारत देश में पूरे संसार का 80% जो लाख का उत्पादन है वो अकेले भारत देश में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस है, देखेंगे। उससे पहले देखेंगे लाख को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो लाख जो है उसको कलेक्ट करने के दो अलग अलग मेथड्स है। प्लांट से कैसे इन इंसेक्ट से लाख को कलेक्ट किया जाएगा? तो सबसे पहला ओल्ड और इंडिजिनस मेथड। ये हमारा पुराना मेथड है, ओल्ड फैशन मेथड है। ये कम प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा मारे जाते हैं, समझ आएगा? तो इंसेक्ट्स भाई उसी से तो लाख बना, तो उनको मारना नहीं है। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी लगातार बनी रहनी चाहिए। तो क्या करते हैं बताओ इस मेथड में? फॉर कलेक्टिंग लैक प्लांट्स आर कट डाउन। प्लांट के जो ऊपरी हिस्से उसको काट दिया जाता है, टहनियों को, और काट काट के उनकी लीव्स पे फेंक दी जाती है। और उनकी जो टहनियां होती है ना, टहनियां, उनको चाकू से छील छील के उनके ऊपर से लैक निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? अगर टहनियों को पूरा काट लिया और लैक को बॉईल करके गर्म करके मेल्ट करके निकाल लिया बाहर, छान लिया, तो उसमें इंसेक्ट सारे मारे जाते हैं। ठीक है, फॉर कलेक्टिंग लैक प्लांट्स आर कट डाउन एंड इंसेक्ट्स आर किल्ड। इंसेक्ट गर्म पानी में डुबो के मार दिए जाते हैं। इट इज एन अनसाइंटिफिक मेथड एंड ब्रिंग्स हेवी लॉसेस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। एक बार तो लाख उत्पादन मिल गया, लेकिन उसके बाद सारे कीड़े आप मार दोगे तो आगे की फसल नहीं मिलती है, तो इससे भारी भरकम नुकसान होता है। तो ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता। समझ में आ गया कि काट पीट करके सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर दो, मार दो और एक ही बार में लाख ले लो। अब मॉडर्न मेथड क्या है? ये स्टेप वाइज तरीके से फेसेस में, मतलब स्टेजेस में लाख उत्पादन होता है। तो लैक इज कलेक्टेड टर्न बाय टर्न इन फेसेस एंड इट प्रिवेंट्स हेवी लॉसेस फॉर नेक्स्ट क्रॉप। तो अगली जो फसल होती है उसका नुकसान कम होता है, बहुत ज्यादा भारी भरकम नुकसान इसमें नहीं होता। तो इस तरीके में क्या होता है वो देख लेते हैं हम। मॉडर्न जो तरीका है, इस तरीके में क्या किया जाता है, चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया। इस तरीके में क्या किया जाता है कि एक सेलेक्टेड एरिया जंगल का चुना जाता है। उस सेलेक्टेड एरिया में क्या किया जाता है कि कुछ पेड़ों पे से लैक निकाल लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? का कुछ पेड़ों पे से निकाल लिया जाएगा लैक, और उसमें से कुछ टहनियां ऐसी होती हैं, सारे जंगल में से एक साथ काट नहीं लेते हैं, कुछ पैच में निकाला जाता है। कुछ सिलेक्टेड क्षेत्र होगा उसमें से लैक की टहनियां काट लेंगे। अब टहनियां काटने के बाद में बच्चों इन टहनियों में से कुछ ऐसी टहनियां अलग काट के रख ली जाती है जिसमें लाख तो लगा है और साथ में अंडे भी चिपके हुए हैं और कीड़े भी लगे हुए हैं। समझ आएगा? इसको बोलते हैं ब्रूड लैक। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूड लैक। मतलब अंडे, अंडे जो होते हैं, अंडों के समूह को ब्रूड कहा जाता है। तो ब्रूड लैक हो गया, तो अंडे चिपके रहते हैं उसी लाख के कारण। तो उसके अंदर यंग इंसेक्ट्स भी है, अंडे भी हैं। तो ये तो हो गया ब्रूड लैक। ये अगली फसल के लिए एक तरह से बीज के काम करेंगे। और जो दूसरे हैं जिनसे लाख निकालना है उसको बोलते हैं स्टिक लैक। क्या बोलते हैं उसको? स्टिक लैक। तो स्टिक लैक को गर्म पानी में डुबो करके इंसेक्ट मर जाते हैं। उसके बाद में उसको चाकू से छील छील के फ्लेक्स, उसके जो पपड़ियां हैं वो उतार ली जाती है और उसको गर्म करके मेल्ट करके फिल्टर करके उसको ब्लॉक्स या गोले उसके बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तो लाख मिलता है हमको। ठीक है, और फिर वो जो ब्रूड लैक है उसको क्या करते हैं? तो 10-20-50 ब्रूड लैक इन्होंने तोड़ लिए। और ये टहनियां जो होते हैं बच्चों, जो नए प्लांट हैं जिन पे अभी तक वो इंसेक्ट्स नहीं पल रहे हैं, उन प्लांट्स पे लोग चढ़ते हैं, आदिवासी लोग, और उन पे ऊंचे ऊंचे जो शाखाएं होती है, सॉफ्ट जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, उन पे ये डंडियां जिसपे की क्या लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, ये इंसेक्ट्स और उनके एग्स हैं, उनको बांध के आ जाते हैं। अब ये डंडी क्योंकि उन्होंने काट ली कुछ दिनों में तो सूख जाएगी, सूख जाएगी तो इसके अंदर जूसी पार्ट नहीं बचेगा। लेकिन क्योंकि इसको वो दूसरे प्लांट पे बांध के आ गए 2-3 टहनियों पे, तो ये कीड़े उस पे शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसको चूसने लगेंगे, उस पूरे पेड़ को भर देंगे ऊपर से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ऐसे 10-20-50 प्लांट से इन्होंने लाख कलेक्ट कर लिया। उसमें से उन्होंने कुछ ब्रूड लैक निकाल लिए, स्टिक लैक निकाल लिए, स्टिक लैक से लाख ले लिया, और जो ब्रूड लैक है उस टहनियां 10-20-50 टहनियां अलग, उनको अलग अलग पेड़ों पे बांध दिया, अलग जगह पे जहाँ पे इन्फेस्टेशन नहीं है। वो फिर उस पूरे पेड़ों पे भर जाएंगे और 2-3 महीने के अंदर फिर उसको लाख से भर देंगे, उनको फिर काट लाएंगे, फिर नए पैच में उसको लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? का और जो टहनियां काटेंगे वो एक सीजन बाद दोबारा से ग्रो कर जाती है। तो इस प्रकार से एक फेज में, एक स्टेजेस में क्या होता है, लाख का उत्पादन होता है। ये मॉडर्न मेथड है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बच्चों भारत में जो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रांची में है, झारखंड में। ये कई बार एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि इंडियन
लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, झांसी, सॉरी रांची, झारखंड में, ठीक है। अब बच्चों लैक जो है ना, लैक उसमें अगर हम कोई क्या है उसको अगर हम प्यूरिफाई करके उसका कलर्ड इंप्यूरिटीज हटा दें, समझ में आ गया, उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट डाल के कलर्ड इंप्यूरिटी हटा दें, तो सफेद कलर का जो प्योर लैक बन जाता है व्हाइट कलर का, उसको शेलैक बोलते हैं। तो प्यूरिफाइड लैक इज कॉल्ड शेलैक। इट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन येलो एंड ऑरेंज फ्लेक्स। तो नॉर्मली जो लैक होता है वो येलोइश ऑरेंज कलर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, पपड़ी जैसे होते हैं, जैसे हमारा गोंद नहीं होता क्या, गोंद के लड्डू बनाते हैं तो गोंद देखा होगा, कीकर का जो गोंद होता है, बस वैसे ही ये टुकड़े दिखते हैं, येलोइश ऑरेंज कलर के फ्लेक्स दिखते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। बाद में इसको हीट करके फिल्टर कर लेते हैं और उसका सफेद कलर कैसे बनाते हैं, उसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट मिला देते हैं, तो इसे बिल्कुल सफेद कलर का व्हाइट शेलैक बन जाता है। समझ में आ गया। ये तो था हमारा क्या, लाख। अभी हम देखेंगे कि कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। मैंने भी समझाया था कैसे करते हैं कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है, अ स्टिक कंटेनिंग एग्स, अंडों से भरी हुई एक लकड़ी होती है, टहनी, जिसको हम ब्रूड लैक बोलते हैं। कीड़े भी लगे होते हैं, अंडे भी होते हैं। इट इज टाइड टू ए ट्री टू बी इन्फेस्टेड। इसको एक पेड़ से बांध दिया जाता है जिसपे कि हमको क्या है, उन कीड़ों को फैलाना है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैच आउट, तो उन अंडों से हजारों की संख्या में इंसेक्ट्स निकलेंगे और पूरा कॉलोनाइज कर लेते हैं उस होस्ट ट्री पे, उसको पूरा भर देते हैं और बाद में ये उसको जूसी पार्ट को सक करके और उसमें रेजिन, उसको लाख से भर देते हैं, लाख से क्रिएट कर देते हैं। द कोटेड ब्रांचेस ऑफ ट्री आर कट, बाद में इन्हीं ब्रांचेस को काट लिया जाएगा और उनको स्टिक लैक के रूप में से लाख निकाले जाता है। फिर उनमें से कुछ ब्रूड लैक बचा लेंगे, उनको अगले पेड़ों पे बांध देंगे। इस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है। मॉडर्न मेथड है ये, ज्यादा प्रॉफिटेबल। चलिए आगे देखते हैं लाख के यूजेस क्या क्या है। फॉर मेकिंग डाइज, डाई मतलब बच्चों, डाई होता है कलर्स, तो लाख से कई प्रकार की डाई बनाई जाती है। फॉर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां जो होती है ना, कड़े, जो हमारे सोने के जो कंगन होते हैं, ऊपर से पत्तीदार होते हैं, खोखले होते हैं, तो अंदर उसके लाख भरा जाता है, ठीक है। फॉर, ये तो हो गए कड़े वैसे नॉर्मल। तो जो चूड़े वगैरह जिसको बोलते हैं ना महिलाएं, चूड़े, तो उसके अंदर नग वगैरह फिट करके सीधे लाख के कड़े भी बनाए जाते हैं। और फॉर फिलिंग हॉलो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड बैंगल्स, और सोने के और चांदी के जो कड़े होते हैं खोखले अंदर से, उसके अंदर भी लाख भरा जाता है, तो इससे वो मजबूती मिलती है। अदरवाइज पत्ती वो मुड़ जाती है, सोने की पतली पत्ती, ठीक है। तो इसमें क्या, गोल्ड बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, तो बहुत महंगा पड़ता है वो। यूज एज कोटिंग ऑफ मेडिसिन आफ्टर प्यूरिफिकेशन, जो शेलक होता है व्हाइट कलर का जो होता है शेलक, इस शेलो को हम कोट करते हैं कैप्सूल्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, उसको स्मूथ ग्लॉसी लुक देने के लिए, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, समझाएगा। तो जो टैबलेट्स होती है उसके ऊपर जो कलर्ड कोटिंग देखा होगा आपने, पीली कलर की टैबलेट, ऑरेंज कलर की टैबलेट, उसके ऊपर जो कोटिंग आती है किसकी आती है बच्चों, शेलक की आती है। उसके अलावा यूज इन आयुर्वेद, आयुर्वेद में ये हिचकी जो होती है, हिचकी उसकी ट्रीटमेंट में यूज होती है। हिचकियां आती हैं तो हम लैक को यूज करते हैं। कफ, खांसी के लिए यूज होती है, इसकी भस्म राख यूज होती है। फीवर, बुखार के लिए यूज होती है। उसके बाद इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम, जैसे हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है ऐसे एक यूनानी सिस्टम है। तो यूनानी सिस्टम में बच्चों जो लाख होता है, लाख, ये लीवर के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक माना जाता है। लीवर की फंक्शनिंग के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक माना जाता है। स्टमक के विकारों को दूर करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, बढ़िया रखता है, एंड इंटेस्टाइन के लिए भी एक अच्छी दवाई समझी जाती है। समझ आ गया। तो लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को दुरुस्त रखने का काम करता है यूनानी मेडिसिन सिस्टम में। उसके अलावा इससे एंटी ओबेसिटी ड्रग भी बनाए जाते हैं यूनानी मेडिसिन सिस्टम में। समझ में आ गया। एंटी ओबेसिटी होते हैं मोटापे को कंट्रोल करने वाली जो दवाई होती है, वो भी किससे बनती है, लाख से बनती है। तो ये था बच्चों लैक कल्चर के बारे में और लैक के इंपॉर्टेंट यूजेस। अगला हमारा है बच्चों सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालन, ठीक है। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पे पालना, जिससे कि क्या है, काफी मात्रा में सिल्क उत्पादन किया जा सके, रेशम उत्पादन किया जा सके, ये कहलाता है सेरिकल्चर। और जो रेशम का कीट है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। ये जो सिल्क वर्म है बच्चों, इसका जो मेन भोजन है वो है मलबेरी लीव्स। मलबेरी होता है शहतूत की पत्तियां। शहतूत की जो पत्तियां होती है उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं दो, फाइब्रोइन एंड सेरिजिन। फाइब्रोइन एंड सेरिजिन, ये जो दो प्रोटीन है, इसी की मदद से बच्चों वो फाइबर बनाता है, प्रोटीन फाइबर। तो इनको डाइजेस्ट कर लेता है पहले तो कीड़ा, ठीक है। तो इनको खाने के बाद में इसी से वो सिल्क तैयार करता है। तो इनको एक तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये लिक्विड जब सिक्रेट करता है बाहर, तो एयर के संपर्क में आते ही ये पतला सिल्की थ्रेड बन जाता है। समझ आ गया। सो द प्रोटीन फाइब्रोइन एंड सेरिसिन प्रेजेंट इन लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू सिल्क थ्रेड विद द हेल्प ऑफ सिल्क ग्लैंड्स। तो इसके
जो बॉडी है इसके अंदर सिल्क ग्लैंड होती है, और ये सिल्क ग्लैंड जो होती हैं ये लार्वल स्टेज में इनके डेवलप होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो एक्चुअल में इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं, और ये अपनी सलाइवरी ग्लैंड को ही सिल्क ग्लैंड्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। सो ये लार्वल स्टेज में इनके डेवलप होती है। चलिए अब देख लेते हैं जो सिल्क वर्म है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है एग, जो फीमेल मॉथ है, फीमेल जो इंसेक्ट है वो अंडे देती है पत्ते के ऊपर। तो अभी नीचे एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में इसका पूरा लाइफ साइकिल क्या है। तो ये क्या है, मलबेरी का पत्ता है, ठीक है। इसके ऊपर एक चिपचिपा जिलेटिनस सब्सटेंस सिक्रीट करती है फीमेल मॉथ, फीमेल जो इंसेक्ट है, और उसके ऊपर खूब सारे अंडे देती है लोअर सरफेस पे। ये अंडे चिपक जाते हैं उस चिपचिपे जिलेटिनस सब्सटेंस के कारण, ठीक है कि नहीं का। एक बार में ये 400 से 500 करीब अंडे देती है। इस पूरे अंडे के जो समूह को स्पॉन कहते हैं, SPAWN स्पॉन, ठीक है। अंडे दे दिए जी। अब ये अंडे देने के बाद में ये अंडे कुछ समय के बाद में हैच हो जाते हैं, समझ में आ गया। तो हैच होने से पहले इनका कलर हल्का सा येलोइश से ब्राउनिश हो जाता है। पहले एक तो क्रीमिश कलर के अंडे होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं ये हल्के से ब्राउनिश हो जाते हैं। हैच होने से पहले तो पता लग जाता है कि कब ये फूटने वाले हैं। तो इससे पहले कि ये अंडे फूट जाए वहीं पे पेड़ों के ऊपर ही, तो हम ऐसे पत्ते तोड़ लाते जिन पे अंडे चिपके हुए हैं, इन पत्तों को ले आते हैं और हम छोटे-छोटे हम पक्के फर्श पे या बड़े-बड़े ट्रेज में रख देते हैं, और उन ट्रेज पे हम खूब सारे पत्ते, शहतूत की पत्तियां तोड़ करके उसको भर देते हैं, ऊपर तक चॉप करके पत्तियों को डाल देते हैं। अब जैसे ही ये अंडे हैच होंगे, हैच होने के बाद इनमें से पतले-पतले छोटे-छोटे ब्लैक कलर के कैटरपिलर लार्वा निकलेंगे। शुरू में 1-1, 2-2 मिलीमीटर साइज के होते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत खाना चालू हो जाता है इनका, टूट पड़ते हैं पत्तों पे, और ये दिन दुगना रात चौगुना खाते हैं। एक कैटरपिलर, एक जो लार्वा है, ये अपने साइज से नॉर्मली 2 से 3 गुना रोज खाता है, समझ में आ गया। और हर दिन ये अपने साइज का 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है, और ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है, अब जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी, तो अपनी स्किन को छोड़ते भी जाता है, और छोड़ करके अंदर से नई स्किन उसकी निकल आती है। ऐसे 3 या 4 बार अपनी स्किन छोड़ता है, जैसे सांप केंचुली छोड़ता है ना, वैसे टाइट हो जाता है, खा खा के फटने को आता है, तो अपनी पुरानी स्किन इसकी क्रैक हो जाती है, अंदर से नई स्किन लेके फिर निकल जाता है बाहर। इस प्रकार से 4 अलग अलग स्टेजेस होती है, इसको मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोल्टिंग। और फाइनली 4 स्टेजेस के बाद में बच्चों ये करीब 7-8 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। कहाँ 1-2 मिलीमीटर का था, और इस हफ्ते भर के अंदर ये करीब 7 सेंटीमीटर का हो जाता है, और 7 सेंटीमीटर मतलब हो गया ऑलमोस्ट आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है कि नहीं। तो 4 स्टेजेस होने के बाद में ये मोल्टिंग के बाद में ये बड़ा सारा हो गया लार्वा। अब ये अपने आप को क्या करता है, अपनी इसके अंदर भी ये जो क्या है, हमारी जो सिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है वो डेवलप हो गई है। अब इसके बाद खा पी के जब खूब फुल हो गया, इसका पेट भर गया, अब ये रेस्टिंग फेज में चल जाता है खाने पीने के बाद में। तो रेस्टिंग फेज में जाने के बाद में इसकी जो सिल्क ग्लैंड्स है वो पतला लिक्विड सिक्रीट करती हैं, जो बताया था मैंने फाइब्रोइन और सेरिसिन का बना होता है। ये लिक्विड जैसे हवा के संपर्क में आता है ये सिल्क की थ्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी थ्रेड में अपने आप को लपेटते जाता है, लपेटते जाता है, लपेटते जाता है, और इसके चारों तरफ एक छोटा मोटा गोला जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ये पूरे थ्रेड में अपने आप को लपेट लेता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये कहलाता है ककून। क्या कहलाता है ये, ककून। और इसके अंदर एक सिंगल पीस में सिल्क का थ्रेड होता है लंबा सारा। एक ककून में 1200 से 1300 मीटर तक लंबा थ्रेड निकल सकता है, किसी किसी में 2000 मीटर भी निकल जाता है, 2 किलोमीटर। नॉर्मल रेंज है 1200 से 1300 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो कैटरपिलर स्पिन करता है सिल्क को और उसी में अपने को लपेट लेता है, ठीक है। अब ये कैटरपिलर जब 12-13 दिन पुराने हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर जो होता है, जो लार्वा है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और लार्वा डेवलप होता है किसके अंदर, प्यूपा में। और फिर प्यूपा में एक बार बदल गया तो उसके अंदर माउथ पार्ट्स, विंग्स, लेग्स डेवलप होने चालू हो जाते हैं। एक बार प्यूपा स्टेज क्रॉस हो गई तो प्यूपा के बाद में इसको अडल्ट बनने में ज्यादा समय लगता है, 3-4-5 दिन और लगेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो जैसे ही ककून बन गया, 1-2 दिन पुराने ककून को कलेक्ट करके उसी से हम सिल्क निकालते हैं। ज्यादा लंबे समय तो इसके अंदर छोटा सा जीव होता है, और ज्यादा छोड़ दिया तो वो डेवलप होकर कंप्लीट अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसी प्यूपा को हमको किल करना पड़ता है, इसका अगली स्टेजेस को रोकना पड़ता है। तो ये जो ककून होते हैं, ककून 2-3 दिन पुराने ककून बनते ही इन ककून्स को कलेक्ट करते हैं, इनको हम गर्म पानी के बड़े सारे पतीले में डाल के उबाल लेते हैं। उबालते ही क्या होता है बच्चों, ये ककून जो होता है अंदर से जो इसका जो प्यूपा है वो मर जाता है, और इसके बाद में इसका जो जिलेटिनस चिपचिपा मटेरियल था जिसके कारण ये सिल्क थ्रेड चिपका हुआ था वो ढीला हो जाता है, और फिर हम कंघे की मदद से क्या करते हैं, इसको हम ढीला कर लेते हैं, और इसका जो एक एंड होता है यहाँ से सिल्क इसका ओपनिंग निकल जाती है। तो ऐसे 100-50 या जो हजारों की संख्या में जो ककून्स होते हैं उन सबके जो जो स्टार्टिंग है
धागों के, उन सबको इकट्ठा करके गांठ मार लेते हैं और उसको हम फिर क्या है, लकड़ी के मोटे दांत वाले कंगों से अलग करते 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 क्या पूरा उसको अनफोल्ड कर लेते हैं और उसको एक बड़ी सारी चरखी पे स्पूल पे लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से हमको लच्छी मिलती है सिल्क के धागे की। ये बच्चों कहलाता है रॉ सिल्क। और इसका जो कलर होता है ये समवेयर अराउंड क्रीमिश से लेकर के हल्का लाइट ब्राउनिश कलर तक का हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बाद में इसको ब्लीच कर सकते हैं और बाद में ये जो रॉ सिल्क है ये इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है। इसको स्पिन करके सिल्क थ्रेड बनता है, सिल्क थ्रेड से सिल्क का फैब्रिक बनता है, फैब्रिक पे छपाई प्रिंटिंग वगैरह होती है और उससे फिर अपैरल या फिर वेयरिंग के लिए क्लोथ्स बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम भी बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? रॉ सिल्क की कीमत नियरली 20 से 25,000 रुपए किलो। समझ में आ गया? 20 से 25,000 रुपए किलो। यदि किसी के पास एक 1 हेक्टेयर का खेत है, 100 मीटर स्क्वायर का खेत है, उसमें अगर 100-150 के करीब उसने प्लांट्स लगाए किसके, शहतूत के, और वो अगर सिल्क उत्पादन करता है तो बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द सीजन हमारे देश में 3 से 4 बार साल में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। और 1 हेक्टेयर में अगर इसका उत्पादन किया जाए तो लगभग एक सीजन में 20 से 25 किलो के आसपास उसको सिल्क मिल सकता है। तो एक बहुत ही छोटा उद्योग है, कोई इस पे टैक्स नहीं लगता इस इनकम पे, एग्रो बेस्ड उद्योग है। और इसके लिए जो खादी ग्राम उद्योग है वो मशीनरी, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब चीजें, सिल्क वर्म के एग्स वगैरह ये सब मुहैया वो लोग करवाते हैं। तो बहुत अच्छा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। अगर हमने कोकून को सही समय पे उबाल करके सिल्क नहीं निकाला तो आगे चल के ये कंप्लीट अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो काट के ककून को बाहर निकल आता है। और एक बार उसने ककून को काट दिया ना, अडल्ट बन गया, तो उसके बाद ककून बेकार हो गया, एक इस थ्रेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पतंग उड़ाने वाली चरखी है, उसमें बीच में 3-4 बार ब्लेड मार दो तो खूब सारे टुकड़े हो जाएंगे, किसी काम की नहीं बचती वो, तो बेकार हो जाता है। तो समय से पहले प्रॉपर राइट टाइम पे ककून्स का आइडेंटिफिकेशन और उससे सिल्क निकालना जरूरी है। फिर अडल्ट मॉथ बन गया और अडल्ट मॉथ पे वापस एग ले करेगा फीमेल मॉथ। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो बच्चों इसकी लाइफ साइकिल आ सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों? 2 मेन वैरायटी का सिल्क हमको मिलता है सिल्क वर्म से, एक है टसर और एक है मुगा। तो आई थिंक आपको ज्यादा स्क्रॉल हो गया है ये, टसर सिल्क और दूसरा क्या बताया मैंने, मुगा। ये 2 मेन वैरायटीज है किसकी, सिल्क की, ठीक है ना? तो जो मुगा सिल्क है वो लाइट ब्राउनिश कलर का है और जो टसर है वो क्रीमिश कलर का सिल्क होता है, ठीक? चलिए, तो ये 4 स्टेज समझ आ गई। एग सेकंड वाली स्टेज है लार्वा, जिससे कि एग से फूट करके लार्वा निकलेगा। लार्वा ग्रो करता है, 4 अलग अलग स्टेजेस है इसकी, जो कि कैसे बनेगी, बार बार वो मोल्टिंग करके बार बार अपनी स्किन छोड़ करके बाहर निकलेगा, बड़ा हो जाता है। फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद में अडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है, ठीक है ना? ये था इसकी लाइफ साइकिल, इसके बारे में ब्रीफ में आ सकता है। आगे देखेंगे सिल्क निकालने का पूरा तरीका, वैसे मैंने ब्रीफ में बता दिया है अभी। बच्चों सिल्क निकालने का जो कला थी सबसे पहले चाइना में डेवलप की गई थी, चाइना से बाद में बाकी देशों ने सीखी, ठीक है? चाइना, जापान और इंडिया ये 3 सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं सिल्क के। समझ में आ गया? चाइना ने बहुत लंबे समय तक, सदियों तक ये सीक्रेट सभी से छुपा के रखा कि कीड़ों से सिल्क बनाया जाता है, लेकिन बाद में हमको पता लग गया ये चीजें, ठीक है? वहां से हम कोकून्स वगैरह ले आए और यहाँ पे भी हमने सिल्क वर्म का पालन पोषण शुरू कर दिया। तो इंडिया जो बच्चों 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। इन इंडिया 2 to 7 जनरेशन आर पॉसिबल पर ईयर। एक साल में क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, 2 से 7 जनरेशन सिल्क फॉर्म्स की संभव हो सकती है, तो उसी हिसाब से सिल्क मिलेगा हमको, ठीक है कि नहीं का? और मेन जो वैरायटी सिल्क की मैंने बताया, टसर एंड मुगा, ये 2 मेन सिल्क है, एक क्रीमिश कलर का, एक ब्राउनिश कलर का, ठीक? चलिए, मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने का तरीका मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दिया था, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। क्या है? फीमेल मॉथ जो होती है, फीमेल जो इंसेक्ट है, इट लेज 400 to 500 एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। शहतूत की पत्तियों पर ये 400 से 500 के करीब अंडे देती है, जो कि चिपक जाते हैं पत्ती से, which stick to the leaf सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए जिलेटिनस सबस्टेंस। एक चिपचिपा सबस्टेंस क्रिएट करती है, उसके बाद अंडे तो लोअर सरफेस में चिपक जाते हैं। समझ में आ गया? शुरू में क्रीमी होते हैं, बाद में ब्राउनिश हो जाते हैं। विद इन 4 to 5 days द क्रीमी व्हाइट एग्स टर्न ब्राउनिश। ये कैसे हो जाएंगे? ब्राउन कलर के हो जाएंगे। नाउ दे आर रेडी फॉर हैचिंग, हैचिंग के लिए ये रेडी हैं। सच एग कंटेनिंग लीव्स, तो इस प्रकार के जो पत्ते हैं जिसपे कि अंडे चिपके हो, उनको तोड़ लेते हैं पेड़ों से, पेड़ों पर नहीं रहने देते, एंड ट्रांसफर टू बास्केट्स, बड़ी बड़ी ट्रेस में, बास्केट्स में डाल देते हैं, जिनमें हम कटी हुई मलबेरी लीव्स का ढेर लगा देते हैं, ठीक है? अब जैसे ही वो लार्वे निकलेंगे उसमें से, दैट टाइनी लार्वे आर इनिशियली 1 to 2 मिलीमीटर इन साइज, 1 से 2 मिलीमीटर की होते हैं, जरा जरा से काले काले लार्वा। ये तुरंत अंडों से बाहर हैच होते ही, निकलते ही ये मलबेरी लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। और रोज रोज क्या होते हैं, अपने साइज का लगभग डबल बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? 2 से 3 गुना रोज बढ़ जाते हैं। सो दे फीड अपॉन द मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज, और धीरे धीरे क्या साइज में वो
बढ़ने लगते हैं अप टू 7.5 सेंटीमीटर विद इन अ वीक। हफ्ते भर में 1-2 मिलीमीटर के साइज से 7.5 सेंटीमीटर बढ़ गए। मतलब 1 से 2 मिलीमीटर का तो शुरू में था और बाद में 75 मिलीमीटर हो गया। मतलब शुरुआती समय से 75 टाइम्स बड़ा हो गया। समझ में आ गया? चलिए, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एक छोटा बच्चा जो होता है शुरू में जन्म लेने के समय 1 या 1.5 फीट का होता है, पूरा जीवन भर में 6 फीट का नहीं हो पाता, वो 6 गुना नहीं हो पाता। ये देखो 75 गुना हो गया। समझ में आ गया? तो दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है, खाता है, खूब पेटू जीव है, दिन भर खाता है, रात भर खाता है। नाउ द फुल्ली ग्रोन लार्वा प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सिक्रेशन ऑफ सिल्क। जब फुल ग्रो हो गया, 4 इसकी मोल्टिंग स्टेजेस कंप्लीट हो गई, तो अभी लार्वा जो ये है सिल्क सिक्रेशन के लिए तैयार है। इट oozes आउट, oozes मतलब बिल्कुल पतली धार के रूप में लिक्विड निकलता है। इसकी जो ग्लैंड्स हैं, एब्डोमिनल ग्लैंड्स है, वहां से इट oozes आउट अ कलरलेस लिक्विड व्हिच सेट्स इनटू थ्रेड। और जैसे ये हवा के संपर्क में आता है कलरलेस लिक्विड, ये पतला फाइन चमकीला थ्रेड बन जाता है जो काफी मजबूत होता है। इट स्पिन्स द थ्रेड, और थ्रेड को लिपेट लेता है अपने चारों अराउंड इटसेल्फ, खुद के चारों लिपेट लेता है उस थ्रेड को, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ककून, और एक क्रीमिश हल्का सा इलोंगेटेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम ककून बोलते हैं। समझ में आ गया? 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है ककून। अब क्या, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 8 to 10 डेज ओल्ड ककून। जैसे ककून बन गया, ककून बनने के बाद में 8-10 दिन तक, वो क्यों, उसको ककून बनने के लिए भी 4-5 दिन लगते हैं, ठीक है, पूरा एकदम से एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाता। तो जब 8-10 दिन पुराना ककून हो गया, तब उसको सेलेक्ट कर लेते हैं वो उठा के, और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, तो अंदर जो उसके प्यूपा डेवलप हो रहा है वो मर जाता है। द प्यूपा इनसाइड गेट्स किल्ड। नहीं मारेंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। द फ्री एंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ ककून्स आर टाइड। तो हर ककून में एक फ्री एंड होता है, जो छोटा वाला एंड है, वहां से सिल्क थ्रेड फ्री एंड खींच के निकाल लेते हैं, गांठ मारती है उसको। फिर क्या, दे आर टाइड टुगेदर एंड अनवाउंड फ्रॉम द कोकून्स, और कोकून से उनको उधेड़ लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वुडन कोन्स। लकड़ी के मोटे दांत वाले कंघे होते हैं, उनसे उसको हम धीरे धीरे अलग कर लेते हैं। हजारों की संख्या में होते हैं ये। द सिल्क इज देन वाउंड ऑन अ स्पूल, और एक चरखी पे, लकड़ी की चरखी पे उसको हम क्या लपेट लेते हैं, स्पूल कहलाता है वो। यही कहलाता है रॉ सिल्क। हल्का क्रीमिश कलर का होता है, कभी कभी ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है, वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है, ठीक है। एक कोकून से मैंने बताया बच्चों 1000, 1200, 1300 मीटर के आसपास धागा हमको मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, इफ ककून्स आर लेफ्ट फॉर अ फ्यू मोर डेज, और अगर कुछ ज्यादा दिन हम ककून्स को छोड़ देते हैं तो क्या होगा बताओ? 3-4 दिन और ज्यादा छोड़ दिया ना, प्यूपा इनसाइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अडल्ट मॉथ। अंदर जो प्यूपा पल रहा है ना, वो अडल्ट फुल ग्रोन इंसेक्ट बन जाएगा, उसके माउथ पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और वो फिर काट डालता है ककून को, बाहर आ जाता है, और इससे ककून बेकार हो जाता है। दिस मेक्स द ककून यूजलेस। समझ गया? इट कम्स आउट ऑफ द ककून बाय कटिंग इट, तो ककून हो जाएगा बेकार, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे धागे के। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट द ककून्स एट द राइट टाइम, और इसीलिए बहुत आवश्यक है, अगर आपको सिल्क प्रोक्योर करना है तो ककून्स को सही समय पर उनको कलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा मामला। और क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइस है रॉ सिल्क की, वो 16,000 से 20,000 रुपए तक। समझ में आ गया? जो हल्का क्रीमी कलर वाला वो महंगा है, डार्क कलर वाला थोड़ा सस्ता है, ठीक है कि नहीं? क्या, और खूब लाभदायक है ये पुराने रेट से आज की तारीख में 25,000 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क, ठीक है। तो ये जो पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, ये भेज दिए जाते हैं टेक्सटाइल्स में, सबसे पहले यार्न इंडस्ट्री में जाते हैं। तो रॉ सिल्क इज सेंट टू यार्न इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यार्न इंडस्ट्री में इसका रेशम का धागा बनता है मजबूत, फिर धागे को भेज दिया जाता है बंडल बना बना के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यहाँ पे कपड़ा बनता है, और कपड़े पे फिर छपाई और बाकी काम होता है, सिलाई का काम होता है, ठीक है। टेक्सटाइल वेयर इट इज स्पन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड और बाद में उससे निटिंग करके कपड़ा बनाया जाता है। फिर कपड़े को बाद में अलग अलग कलर दे करके उसको डाई कर दिया जाता है, और बाद में इससे हमारे जो क्या है रेडीमेड अपैरल वगैरह हैं, पार्टी वियर हैं, तरह तरह के हाई एंड क्लोथ्स है, वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में जो सेरिकल्चर है उसको कौन प्रमोट करता है? खादी ग्रामोद्योग। समझ में आ गया? ये जो संस्था है, ये सेरिकल्चर अगर कोई करना चाहता है तो उसकी हेल्प करती है, सब्सिडी देती है, ट्रेनिंग देती है, और कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी जानकारी यहाँ से हमको मिल जाती है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया? कोई बहुत ज्यादा खर्चीला काम नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छी है, ठीक है। चलिए, लास्ट में कुछ हमारे साइंटिफिक नेम्स दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल्स। सीरियल्स में हमारे मेन अनाज ये हैं: व्हीट, ट्राइटिकम एस्टिवम; राइस, ओराइजा सताइवा; मेज, जी मेज; ओट, अवीना सताइवा; बाजरा, पेनिसिटम ग्लोकम एंड पेनिसिटम अमेरिकानम। तो ये कुछ इसके साइंटिफिक नेम्स है बच्चों, किसी के भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? किसी के भी आ जाते हैं एग्जाम में, एक नाम कम से कम आता ही आता है। अगले हमारे दाल है, पल्सेस। तो ये फूड क्रॉप्स हैं सारी की सारी, अलग अलग कैटेगरीज की। तो दालों में आता है बच्चों, दालों का राजा ग्राम,
साइंटिफिक नेम है साइसर ऑरिटिनम, ARIETENUM, साइसर ऑरिटिनम। अरहर की दाल को कहते हैं कैजेनस कैजान। मटर को बोलते हैं पाइसम सताइवम, मेंडल ने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था। सोयाबीन को बोलते हैं बच्चों ग्लाइसिन मैक्स। याद कैसे रखेंगे? सोयाबीन एकमात्र ऐसा जमीन पे उगने वाला प्लांट है जिसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 32 से 33% ऑफ इट्स वेट, मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट, ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट, जो खाने योग्य तेल है, खाद्य तेल है हमको, तो तेल जो तिलहन बोलते हैं हमको नॉर्मली, तेल, खाद्य तेल, तो जिनसे तेल मिलते हैं हमको, तो ग्राउंड नट, मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया, तिल, सीसेमम इंडिकम, कोकोनट, कोकोज नूसीफेरा, सनफ्लावर, सनफ्लावर में दो अलग अलग वैरायटीज है इसमें, हीलियंथस एनस एंड हीलियंथस पेट्यूलारिस। समझ में आ गया? तो हीलियन शब्द जो है वो सन से रिलेटेड है, तो हीलियंथस एनस, हीलियोस का मतलब सन होता है बच्चों, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में सॉरी, हीलियोस का मतलब होता है सन, तो हीलियंथस एनस एंड हीलियंथस पेट्यूलारिस, ये सनफ्लावर के नाम है। तो सनफ्लावर के बीज से ऑयल निकलता है, कोकोनट, तिल और ग्राउंडनट, इन सब से तेल निकलता है। अगले हमारे कुछ फल आ गए, लंबी चौड़ी लिस्ट है फलों की, तो कुछ भी 2 4 5 याद कर लेना। एप्पल, मेलस प्यूमिला, बनाना, म्यूसा पैराडाइसिया का, बच्चों स्वर्ग का फल है ये, हर भोग में लगाया जाता है, हर सीजन में अवेलेबल है, स्वर्ग का फल के नाम से जाना जाता है, म्यूसा पैराडाइसिया का। इसके पेड़ की पूजा भी होती है बच्चों, ठीक है। मैंगो, ये है बच्चों मैंजीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा लिखते हैं कई बच्चे, गलत है, मैंजीफेरा इंडिका। ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलाटा। गुआवा, साइडियम गुजावा, साइडियम गोजावा, पी साइलेंट है। पपाया, पपीता, कैरिका पपाया, तो अगला नाम सेम ही है, पपाया, कैरिका पपाया। मस्क मेलन होता है खरबूजा, कुकुमिस मेलो, और वाटरमेलन होता है तरबूज, साइट्रस लैनेटस, साइट्रुलस लैनेटस, साइट्रुलस लैनेटस। तो बच्चों मेलन्स वगैरह ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर के मेन 3 4 याद रख लेना, तो ठीक है कि नहीं। और मैंगो का पक्का याद रखना, मैंगो, ऑरेंज, ये नॉर्मली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या बनाना में भी, तो वाटरमेलन है साइट्रुलस लैनेटस। कस्टर्ड एप्पल होता है एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा। ग्रेप्स होता है विटिस विनिफेरा, वाइन इसकी बेल होती है, विटिस विनिफेरा, वाइन से आया विनिफेरा, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे फल। आगे चलते हैं, तो इनकी स्पेलिंग आपको बहुत बार पढ़ेंगे तब जाके याद हो पाएंगी, तो कुछ कुछ मेन मेन कर लेना 2 4। आगे हम देखेंगे कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है। अब ये वेजिटेबल्स हमको अलग अलग हिस्सों से मिलती है, कुछ फलों से मिलती है, फल मतलब फूल जिस भी पार्ट में डेवलप होता है फ्रूट होता है, तो एक्चुअल में फूल से डेवलप होने वाला कोई भी पार्ट फल कहलाता है। अब उसको पका के खा लेते हैं, कच्चा नहीं खाते तो सब्जी कहलाता है। तो फ्रूट से मिलने वाली जो सब्जियां बच्चों हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड पंपकिन। तो टोमेटो जो होता है बच्चों, ये लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना, लेडी फिंगर एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। बच्चों टोमेटो में टम, एम है, टस, एस्क्यूलेंटस याद रखना। तो ये आर के बाद देखो एस आता है अंग्रेजी भाषा में, लेडी फिंगर आर के बाद एस, और टोमेटो म म एम, टोमेटो, ठीक है। तो टोमेटो में आएगा लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम, और लेडी फिंगर में एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना। बच्चों स्पेलिंग याद तब हो पाएंगे आप जब उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट नाम बोलेंगे, बार बार उसको उच्चारण सही करेंगे। पंपकिन होता है कुकुरबिटा मैक्सिमा या कुकुरबिटा पेपो, समझाएगा, साइज बड़ा होता है कद्दू का, कुकुरबिटा मैक्सिमा या फिर कुकुरबिटा पेपो, कोई भी एक नाम बोलो। जड़ों से मिलने वाली कुछ सब्जियां हमारी, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप मतलब शलगम होता है, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंदी। कैरेट होता है डॉकस कैरोटा, रेडिश होता है रेफेनस सताइवस, उसके बाद होता है टर्निप हमारा जो है ब्रेसिका रापा, स्वीट पोटैटो होता है आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। तो ये हमारे क्या है, रूट से मिलने वाले कुछ वेजिटेबल्स। अब कुछ ऐसी वेजिटेबल्स है जो हमको पत्तियों से मिलती है, मेथी हो गया फॉर एग्जांपल, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गई, बथुआ हो गया, ठीक है ना। तो कैबेज पत्ता गोभी होती है, तो पत्ता गोभी जो होती है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया, और वैरायटीज में कैपिटाटा। समझ में आ गया। तो बच्चों गोभी 2 प्रकार की, एक पत्ता गोभी, एक फूल गोभी, दोनों के नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, मस्टर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं। ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड फैमिली, सरसों फैमिली, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। और इसकी वैरायटी क्या है, कैपिटा, वैरायटी कौन सी है, कैपिटाटा। और वो जो दूसरी है ना हमारी, कौन सी वाली, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, उसकी वैरायटी होती है बोट्राइटिस। कौन सी वैरायटी है, बोट्राइटिस। तो वो किस में आएगा, फ्रॉम फ्लावर में आएगा, फल से जो हमको सब्जियां मिलती है, फूल, क्योंकि फूल गोभी है वो, ठीक है ना। तो नाम उसका सेम ही होगा। तो यहाँ पे नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा।
तो सी फॉर कैपिटाटा, सी फॉर कैबेज। और जो कॉलीफ्लावर है उसमें बोट्राइटिस आएगा, BOTRYTIS। स्पिनच, स्पिनच होता है पालक, स्पाइनेसिया ओलरेसिया। फेनुग्रीक होता है मेथी, ये अंग्रेजी नाम है, ये कॉमन नेम है। ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, फिनम ग्रेकम, FOE जैसे फीटस होता है, ओ साइलेंट है, फिनम ग्रेकम। ओके, तो ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम। ट्राइगोनेला बच्चों इसलिए बोला गया कि मेथी की पत्ती देखोगे तो उसमें 3 के ट्रिपलेट्स में पत्तियां आती है, बीच में एक पत्ती होती है, साइड में 2 छोटी पत्ती होती है, समझेगा? ट्राइगोनेला 3 पत्तियों का झुंड होता है वो, ठीक है। बथुआ, चीलवा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कहलाता है चीनोपोडियम एल्बम, समझ आएगा? चीलवा बथुआ जो होता है उसको बोलते हैं चीनोपोडियम एल्बम। सब्जी के रूप में यूज कर लेते हैं, अदरवाइज एक वीड है। स्टेम से मिलने वाली सब्जी बच्चों, पोटैटो जो होता है स्टेम ट्यूबर है, समझ में आ गया? ये क्या है, रूट नहीं होता, इसके ऊपर रूट हेयर नहीं है, तो ये स्टेम का पार्ट होता है, स्टेम। पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, बच्चों सब्जियों का राजा ये है, आम फलों का राजा है, पोटैटो सब्जियों का राजा है, समझ में आ गया? और दालों का राजा है चना, ये सबके राजा याद रख लेंगे, ठीक है। पोटैटो है क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम। उसके बाद कोलोकेशिया, कोलोकेशिया होती है बच्चों अरबी, कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा, कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो कॉमन नेम है वो यहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े नाम आपको नहीं पूछे जाएंगे, समझिए? कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा ये स्टेम से मिलने वाली हो गई। अब बच्चों फूलों से कौन सी मिलती है हमको? फूलों से मैंने अभी एग्जांपल बताया था, कॉलीफ्लावर है, एक ब्रोकली है। तो ब्रोकली होती है बस गोभी के जैसी है, ऊपर कॉलीफ्लावर के जैसी है, ये सफेद हो जाता है फूल ऊपर से, ये हरा का हरा ही रहता है, अर्ली स्टेज में इसको तोड़ दिया जाता है, तो ये ब्रोकली कहलाता है, ठीक है कि नहीं? ऊपर से ग्रीन दिखता है। कॉलीफ्लावर है बच्चों ब्रासिका ओलेरेसिया और वैरायटी बोट्राइटिस, अभी बताया था, ऊपर वाली कैपिटाटा थी, ये बोट्राइटिस है। और जो ब्रोकली है वो ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, समझ में आ गया? तो तीनों गोभियां जो है कौन कौन सी, एक तो है कैबेज, एक कॉलीफ्लावर, एक ब्रोकली, सबका नाम वही है ब्रासिका ओलेरेसिया, और वैरायटी अलग अलग है। ऊपर वाली कैपिटाटा, ये कॉलीफ्लावर जो है बोट्राइटिस है, और ब्रोकली जो इटैलिका। अगला हमारे कुछ मसालों के नाम है, ये पहले भी आ चुके थे हमारे मसालों के नाम, एक बार और देख लेते हैं। स्पाइसेस, टर्मरिक, टर्मरिक हमने देख लिया था, क्या होता है टर्मरिक, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें तो। हल्दी होता है कुरकुमा लौंगा, जिंजर होता है जिंजिबर ऑफिसिनाली, हमने देख लिया था मेडिसिनल प्लांट में। गार्लिक, लहसुन होता है एलियम सताइवम, अनियन होता है एलियम सीपा, दोनों का जीनस नेम सेम है। चिली, लाल मिर्च, कैप्सिकम एनम। उसके बाद एक कैप्सिकम इंडिकम भी होता है जो कि होती है हमारी शिमला मिर्च, ठीक है, ये लाल मिर्च है। क्यूमिन मतलब जीरा, ये होता है क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम जीरा। उसके बाद कोरिएंडर मतलब धनिया, कोरिएंड्रम सताइवम, ये होता है धनिया बच्चों। हींग होता है बच्चों फेरुला एसाफोइटिडा, फेरुला एसाफोइटिडा, हींग। करी लीव्स, करी पत्ता जो होता है, मीठा नीम जिसको बोलते हैं हम, करी लीव्स, ये होता है मुराया कोइनिगी, मुराया कोइनिगी। ब्लैक पीपर काली मिर्च होती है, पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम। क्लोव लौंग होती है, ये होता है साइजीजियम, साइजीजियम एरोमेटिकम, एरोमा खुशबूदार होता है, हम इसको नॉर्मली चाय वगैरह में डालते हैं, एरोमा खुशबू के लिए डालते हैं। ये एक क्या है, एरोमेटिक एजेंट, ठीक है, तो फ्लेवरिंग एजेंट है, साइजीजियम एरोमेटिकम। लॉन्ग पेपर होता है बच्चों, लॉन्ग पेपर आपने देखा होगा, इसको हम छोटी पीपल के नाम से बोलते हैं, तो पाइपर लॉन्गम, देखो ऊपर था पाइपर नाइग्रम काली मिर्च, पाइपर लॉन्गम लंबी मिर्च, तो ये लॉन्ग पेपर कहलाती है। हिंदी भाषा में इसको आप अगर पंसारी की शॉप पे जाओगे तो इसको छोटी पीपल के नाम से जाना जाता है, बट पीपल पीपल के पेड़ से कोई लेना देना नहीं, इसका मिर्च है एक प्रकार की। अजवाइन बच्चों, इसमें से अधिकतर जो चीजें होती है ना, ये हमारे डाबर च्यवनप्राश में डलती है, अधिकतर चीजें हमारे डाबर च्यवनप्राश में डलती है, लॉन्ग पेपर भी डलता है। अजवाइन ये होता है बच्चों ट्रैकिस्पर्मम अम्मी, ट्रैकिस्पर्मम अम्मी, ये वैसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। सौंफ होता है फोनिकुलम वुल्गैर, फोनिकुलम वुल्गैर, क्लियर है? ये हो गया हमारा सौंफ। तो ये सारे मसालों की लिस्ट हो गई, हमारे लंबे चौड़े मसालों की लिस्ट हो गई। अगला हम देखेंगे बिवरेज, बिवरेज होते हैं बच्चों ड्रिंक्स, पेय पदार्थ, तो इसमें टी कॉफी कोका, इस बिवरेज में कई बार एग्जाम में पूछा था जाता है, एक दो बार कॉफी का पूछा गया है, टी का पूछा गया, टी और कॉफी का पूछा गया, तीनों याद रख लेंगे, कोका भी। तो टी होता है कैमेलिया साइनेंसिस, बच्चों चाय जो है ना, चाय सबसे पहले चाइना ने बोना शुरू किया था, और कोई भी नाम के आगे अगर साइनेंसिस लगता है तो चाइनीज ओरिजिन है वो, इंडिका लगता है तो इंडियन ओरिजिन है, अरेबिका लगता है तो अरेबियन कंट्रीज, समझ में आ गया, गल्फ कंट्रीज। तो टी कैमेलिया साइनेंसिस, कॉफी कॉफिया अरेबिका, को कोका। अब इसको बोलते कैसे, कोका बोलते हैं। ये चॉकलेट पाउडर भी होता है, इससे चॉकलेट्स वगैरह भी बनाई जाती है, कोका पाउडर, तो कोका की बीन्स होती है, उसको रोस्ट करके पाउडर कर लिया जाता है,
इसी से चॉकलेट बनाई जाती है। चॉकलेट के जो डार्क बार होते हैं, चॉकलेट का जो बेसिक मटेरियल होता है, बेस मटेरियल वो इसी से बनाया जाता है। बाद में इसी में शुगर वगैरह कई प्रकार की चीजें मिक्सअप कर देते हैं, मिल्क सॉलिड्स और ये सब चीजें। तो ये COCOA है, और यहाँ पे जब इसका नाम हो जाएगा ना तो OA का सबका अदले बदली हो जाएगी। जहां तो A है वहां O, और जहां O है वहां A, तो CACAO ककाओ हो गया। ये समझ में आ गया? थियोब्रोमा ककाओ, ब्रोमा बिकॉज ब्राउन कलर है, याद रहेगा, थियोब्रोमा ककाओ। तो सीज वही है, कोका बोलेंगे इसको, कोका। समझ में आ गया? और जहां O है वहां A, जहां A है वहां O, ककाओ हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारी थी बेवरेजेस, पेय पदार्थ हो गया। तो ये खूब सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है साइंटिफिक नेम की। इसमें से बच्चों कोई भी एक या दो पूछते हैं, पता नहीं किसी का भी नंबर आ सकता है। बहुत टेढ़े मेढ़े जटिल तो पूछेंगे नहीं, लेकिन बहुत जो कॉमन नेम्स हैं वो कोशिश करेंगे आप याद रखने की बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर नंबर 15 साइंस का स्टार्ट करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ के पूरा का पूरा नोटबुक में, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे इन नेम्स को, ताकि आपको आसानी से ये स्पेलिंग्स याद हो जाए। इसका कोई तरीका नहीं है, आप जितना बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो याद नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो रिविजन बार बार करेंगे, वही सबसे बेस्ट उपचार है।